गुड इवनिंग बच्चों। एसपी शुक्ला एजुकेट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे अधिगम, वक्र तथा पठार। इससे पहले मैंने आपको यह पढ़ाया था अधिगम का अर्थ, जो अधिगम से संबंधित बातें थी। फिर आपको अधिगम का सिद्धांत आपने पढ़ा। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको 4 सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पैवलॉव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत था, जिसमें 3 आपके संज्ञानवादी थे और 1 व्यवहारवादी थे। उससे संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो आप लाइव चैट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया। ठीक, बाकी आपको चीज़ें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि हम असमर्थ हैं इस बात को समझने में, तो आप तुम्हें तुरंत लाइव चैट में आप जाके कमेंट आप कर दीजिए कि सर इसे दोबारा पढ़ा दीजिए, दोबारा बता दीजिए, हम बता देंगे। आज हमारा टॉपिक है अधिगम का वक्र तथा पठार। किन परिस्थितियों में अधिगम वक्र कैसे कैसे बनता है, किन परिस्थितियों में हमारा अधिगम पठार बनता है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। पहली बात तो हमें यह समझना है, अधिगम वक्र का अर्थ कहते किसे हैं। अक्सर आप जो साइंस वाले बच्चे होंगे वो इस चीज को समझते हैं, एक ग्राफ पेपर ऐसे बना रहता है। क्या है ये? हमारा ग्राफ पेपर है। ये सबने देखा होगा, जो साइंस की प्रैक्टिकल की बुक आती है, एक नोटबुक आती है, उसके पीछे एक पेज लिखा होता है। जैसे आपको ग्राफ इस तरह बनाना हो तो कोई आप ग्राफ इस तरह बनाते हो, बनता है? यस या नो करिएगा। बिल्कुल सही। तो उसी ग्राफ पे इसमें ये कहा गया है, जब सीखने की मात्रा, अगर अर्थ लिखेंगे, जब सीखने की मात्रा तथा प्रयास या संबंध परस्पर, उसके दोनों संबंध को किसी ग्राफ पेपर पर, ये हमारा ग्राफ पेपर है, किसी ग्राफ पेपर पर अगर हम प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बतलाते हैं, तब उसे हम कहते हैं अधिगम वक्र। क्लियर हुआ? अधिगम के वक्र के ये कहता है कि सीखने की मात्रा तथा समय या प्रयास को, परस्पर संबंध को किसी भी ग्राफ पेपर पर हम क्या करते हैं, चित्रांकित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दिखलाते हैं, तो क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा तथा समय को जब किसी ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को, समय के परस्पर संबंध को किसी ग्राफ पेपर पर चित्रांकित करते हैं, तो अधिगम वक्र कहलाता है या अधिगम वक्र बनता है, उसी को हम कहते हैं अधिगम वक्र। अभी मैंने आपको जो चार्ट बना के दिखाया था, इस चार्ट पे जब आप अधिगम की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को किसी ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, तो आपको क्या कहलाता है? मान लीजिए अधिगम की मात्रा है इधर, और इसे अभ्यास जिसे आप कहते हो, या तो हम कह सकते हो समय, इन दोनों के संबंध पर जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो अधिगम वक्र बन जाता है। ये तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। जैसे अलेक्जेंडर ने कहा कि जब वर्गीकृत आंकड़ों पर, जब
वर्गीकृत आंकड़ों पर, जब किसी वर्गीकृत आंकड़ों पर अगर हमारे कार्य को व्यक्त किया जाता है तब वक्र बन जाता है। ये अलेक्जेंडर के डिफिनीशन उन्होंने कहा कि जब आंकड़ों को वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है तब अधिगम वक्र बन जाता है। इसी पे स्किनर ने कहा अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया पर उन्नति या अवनति का प्रदर्शन करता है या प्रदर्शित करता है। जितनी हमारी उन्नति नजर आती है या अवनति नजर आती है उसी को हम कहते हैं अधिगम वक्र। तो डिफिनीशन आपको अपने से प्रयास करके याद करना होगा। ठीक, अगर डिफिनीशन की बात करें, अलेक्जेंडर ने कहा था जब आंकड़ों को वर्गीकृत कागज पर व्यक्त किया जाता है या जाता है तब अधिगम वक्र तैयार होता है। अधिगम वक्र कहलाता है। मैंने आपको भी चार्ट बना के दिखाया था कि उस चार्ट में लिखा है कि जब आंकड़ों को वर्गीकृत कागज, जो आपका वर्गीकृत कागज होता है, इस पर अगर हम कोई भी आंकड़ा प्रदर्शित कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अधिगम वक्र बन जाता है। उसी को हम कहते हैं अधिगम। क्लियर हो गया? यस या नो करके कमेंट करिएगा। इसके बाद चार्ल्स स्किनर की एक डिफिनीशन पूछी जाती है, अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया का उन्नति या अवनति का बोध कराए, व्यक्त कराए, अभिव्यक्त कराए, उसे हम कहते हैं अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक, चार्ल्स स्किनर के अनुसार इन्होंने यह कहा कि जब अधिगम की किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का बोध कराए या प्रेजेंट करे या व्यक्त करता है तब उसे क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। तो अधिगम वक्र किसी दी हुई अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। ये चार्ल्स स्किनर ने कहा, उन्होंने कहा अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का बोध कराता है। कुल मिलाकर जितना हम अधिगम करते हैं उनकी मात्रा और उनके समय को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो वही अधिगम वक्र कहलाता है। इस पर एक प्रश्न आता है, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट में लिखिएगा जरूर, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही, अधिगम वक्र आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो? अक्सर आपसे पूछे अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार। अब आपसे सिंपल प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला कौन सा है? सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र
दूसरा आपके पास है उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र। तीसरा आपके पास है नतोदर वक्र, नतोदर वक्र। और चौथा है मिश्रित प्रकार का वक्र, मिश्रित प्रकार का वक्र। अगर आप में टेट में प्रश्न पूछता है तो सिंपल प्रश्न यही आएगा कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल प्रश्न का उत्तर है कि अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? सरल रेखीय वक्र है। दूसरा है उन्नतोदर वक्र है। तीसरा आपका नतोदर वक्र है। चौथा है मिश्रित प्रकार का वक्र। ये क्लियर हुआ? कितने प्रकार के हुए? 4। पहला सरल रेखी, दूसरा उन्नतोदर, तीसरा नतोदर, चौथा मिश्रित प्रकार। अब एक एक करके अध्ययन करते हैं हम इसका। पहला आपके पास मैंने अभी बताया कौन सा है, कमेंट करिएगा। पहला वक्र कौन सा है? चलिए बिल्कुल सही, पहला आपके पास है सरल रेखीय वक्र। कौन सा है? सरल रेखीय वक्र। अब पहला ही प्रश्न आपके पास है, सरल रेखीय वक्र को और किस नाम से जानते हैं? कोई जानता हो तो कमेंट करिएगा। अंकित जी, रोहित जी, सुचित जी, संदीप जी, आप सब अगर इसे जान रहे हो, समझ रहे हो तो आप जल्दी से कमेंट करिएगा। सरल रेखीय वक्र को और किस नाम से जानते हैं? हम दूसरा उपनाम भी इनके हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं कि सरल रेखीय का उपनाम कौन सा है। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। ये क्लियर हो गया। सरल, उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित। अब आपका पहला प्रश्न होता है कि सरल रेखीय वक्र को और किस नाम से जानते हैं? ठीक, बिल्कुल सही। इसको हम समान किस नाम से जानते हैं? समान निष्पादन वक्र के नाम से जानते हैं। किससे? समान निष्पादन वक्र के नाम से जानते हैं। चलिए, और किस नाम से जानते हैं? इसके और किस नाम से जानते हैं? इसको और नाम है, इसे हम रेखीय त्वरण के नाम से भी जानते हैं। कौन से? रेखीय त्वरण वक्र। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसको हम समानोपलब्धि के नाम से जानते हैं। चौथा आपके पास है समानोपलब्धि के नाम से भी जानते हैं वक्र। अब ये आपका पहला सेंटेंस पूरा हुआ। क्लियर? सरल रेखीय वक्र को हम समान निष्पादन वक्र से, रेखीय त्वरण वक्र से और समानो उपलब्धि वक्र के नाम से जानते हैं। अब इसका एक डायग्राम आपको प्राप्त होता है। ये आपका डायग्राम है। अभ्यास आबलिक प्रयास। और यहां क्या लिखते हैं? अधिगम की मात्रा। ठीक, अब पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया कि सरल रेखीय क्यों नाम, किस नाम से? सरल रेखीय वक्र को हम समान निष्पादन वक्र और क्या कहते हैं? त्वरण रेखीय वक्र के नाम से जानते हैं और समानोपलब्धि के नाम से जानते हैं। अब इसमें सीधे सीधे लिखा, मैंने जो डायग्राम आपको बनाया है, डायग्राम हमेशा कॉर्नर से नहीं ऊपर से बनता है। आपका अधिगम की मात्रा है और अधिगम के प्रयास एवं अभ्यास है। इसमें लिखा कि जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा दोनों परस्पर संबंध साथ चलते हों तब क्या कहलाता है? अधिगम की मात्रा और अभ्यास, जितना आपने पैसा लगाया उतना आपको प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं सरल रेखीय वक्र कहते हैं। कभी कभार आपसे यही पूछ लिए जाते हैं कि इसमें लिखा होगा जब
समय जब समय के साथ साथ अधिगम की क्या है, जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से क्या होगी, वृद्धि होगी या समान रूप से वृद्धि होती है, उसमें क्या कहते हैं, समान रूप से वृद्धि होती है, तब कौन सा वक्र कहलाता है, तब सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। कौन सा, तब सरल रेखीय वक्र सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। कभी कभार आपसे केवल ऐसा ही लिखा होगा कि जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तब हमें कौन सा वक्र प्राप्त होता है। या तो आपको इस तरह का डायग्राम बना होगा, ये डायग्राम बना होगा और आपसे यह पूछे जा सकते हैं ये कौन सा वक्र है। क्लियर हुआ, यस या नो करिएगा। मेरा पहला प्रश्न ये था कि पहली बात, और अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र आपके 4 प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित प्रकार का वक्र। अब आपके पास अगला प्रश्न है कि सरल रेखीय वक्र को और किस नाम से जानते हैं। तो सरल रेखीय वक्र को समान निष्पादन वक्र, या तो हम क्या कहते हैं रेखीय त्वरण के नाम से, या तो समानोपलब्धि के नाम से जानते हैं। अब आपके पास में कभी कभार ये सेंटेंस आपको लिखे होंगे कि जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होते, या तो अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हो कि अधिगम की मात्रा तथा समय दोनों साथ साथ चलते हों तो कौन सा वक्र कहलाता है, तो समान निष्पादन वक्र कहलाता है। क्लियर हो गया, यस या नो कमेंट करिएगा। चलिए दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरा आपके पास है उन्नतोदर वक्र। कौन सा है, उन्नतोदर वक्र। अब पहला काम यही होता है हर सेंटेंस का कि इसके और किस नाम से जानते हैं। तो उन्नतोदर नतोदर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो घटता और बढ़ता निष्पादन के नाम से आप रट लीजिएगा, उससे काम होगा। अब उन्नतोदर वक्र को क्या कहते हैं, घटता निष्पादन वक्र कहते हैं। घटता निष्पादन वक्र कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं, घटता निष्पादन वक्र को, इसी को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। नकारात्मक वक्र कहते हैं। इसी को अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं निगेटिव कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव कर्व। अब इसमें क्या होगा, आपका जो डायग्राम बनेगा वो आपका डायग्राम ये होगा। यहां आप जैसा वो बनाए थे वैसे ही भी इसको बनाना होगा। यहां लिखिए अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा, और यहां लिखिए अभ्यास तथा समय। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें लिखा है उन्नतोदर वक्र में जब प्रयास समय तथा प्रयासों के बावजूद क्या अधिगम की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। आपको ये डायग्राम दिखा है, आप कितना भी प्रयास करें कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे अधिगम की मात्रा घटने लगती है, तब हम क्या कहते हैं। तो आप ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं उन्नतोदर वक्र में
उन्नतोदर वक्र में समय अथवा प्रयास, समय तथा प्रयासों के बावजूद, या आप लिख सकते हो समय के साथ, प्रयासों के साथ 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 अधिगम की मात्रा घटने लगती है। क्या होती है? घटने लग, अधिगम की मात्रा घटने लगती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तब इसे हम कहते हैं कि आपको क्या कहलाता है? तब उन्नतोदर वक्र कहलाता है। अंत में एक क्षैतिज रेखा या पठार रेखा प्राप्त हो जाती है। ये आपको क्या होती है? अंत में एक क्षैतिज रेखा, अंत में एक क्षैतिज रेखा या पठार प्राप्त होता है। क्षैतिज रेखा या पठार के रूप में हो जाता है। किसमें हो जाता है? पठार के रूप में हो जाता है। ये आपके पास लिखा है। इस पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहन कक्षा में जाने से पहले उसका अधिगम की मात्रा बहुत होती है, लेकिन धीरे धीरे अधिगम की मात्रा उसकी कम होने लगती है, कि वह किससे संबंधित है? तो आपका उन्नतोदर, जिसे हम घटता निष्पादन वक्र कहते हैं, इसी को हम नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। कुल मिला के कुछ समय के बाद आपकी अधिगम की मात्रा कम होने लगती है, तो हम क्या कहते हैं? इसी को घटता निष्पादन वक्र कहते हैं। ठीक, आप कितना भी प्रयास करते हो, एक समय आप पढ़ते लिखते हो, आप ये देखते हो कि कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कुछ देर के बाद अधिगम की मात्रा कम होने लगती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सब कारण हो सकते हैं। आपका स्वयं का थकान हो सकता है, या वर्किंग पीरियड बहुत अधिक हो जाए, ये हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपसे केवल ऐसा है, कभी कभार ये लिखा होगा और ये डायग्राम बना होगा और आपसे पूछे जाएंगे ये कौन सा वक्र है। ठीक, 2 वक्र आपके क्लियर हो गए। चलिए नंबर 3, नतोदर वक्र। नतोदर वक्र। अब आपका पहला काम यही है कि तीसरा नंबर है नतोदर वक्र। हमारा प्रश्न यही उठता है कि इसे और किस नाम से जानते हैं? नतोदर वक्र को और किस नाम से जानते हैं? नतोदर वक्र को हम बढ़ता निष्पादन वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ता निष्पादन वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ता निष्पादन वक्र कहते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम वर्धनशील वक्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वर्धनशील वक्र के नाम से जानते हैं। अब आप इसे क्या कहते हैं? उसे नकारात्मक कहते हैं, तो इसे हम सकारात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक, अब यहां ये सेंटेंस क्लियर हुआ। नतोदर वक्र को बढ़ता निष्पादन वक्र, वर्धनशील वक्र और सकारात्मक वक्र कहते हैं। अब आपको जैसा डायग्राम आपने पहले बनाया था वैसे ही डायग्राम यहां भी बनेंगे। यहां आप लिख दीजिए अधिगम की मात्रा, और यहां लिखिए अभ्यास या समय। बाकी आप जैसे 0, 1 आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अब आपको कहा था उन्नतोदर वक्र को हम बढ़ता निष्पादन वक्र कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कर्व कहते हैं। इसी को हम वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। अब आपके पास रहे नतोदर वक्र में समय अथवा प्रयास के साथ साथ क्या होता है? समय अथवा प्रयास के साथ साथ क्या हो रहा? अधिगम की मात्रा में वृद्धि हो रही। तो
तो आपके जब अधिगम की मात्रा में वृद्धि हो रही तो आप सीधे सीधे इसे कहते हो नतोदर वक्र कहते हैं। समय अथवा प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, या मात्रा में अधिक वृद्धि होती है तो आप कहते हैं मात्रा में वृद्धि होगी, तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नतोदर वक्र कहते हैं। इस प्रकार के वक्र को हम नतोदर वक्र कहते हैं। क्लियर हो गया। मेरा प्रश्न यही था कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। अधिगम वक्र आपके 4 प्रकार के होते हैं, सरल रेखी वक्र, उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित वक्र। अब सरल रेखी वक्र क्या है वो आपका क्लियर हो गया, उन्नतोदर है क्या वो क्लियर हो गया, और आपका जो तीसरा था वो क्लियर हो गया जिसे हम कहते हैं नतोदर वक्र। नंबर जो चौथा है उस चौथे को हम क्या कहते हैं, मिश्रित प्रकार का वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित प्रकार का वक्र। अब फिर वही प्रश्न उठेगा कि इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम यश प्रकार के नाम से भी जानते हैं, यश प्रकार का वक्र। अब भी एक नाम है और इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम सर्पिलाकार के नाम से भी जानते हैं। ये आपका सेंटेंस यहां, मिश्रित प्रकार का वक्र, यश प्रकार का वक्र और सर्पिला आकार का वक्र। अब यहाँ पे जो आपको सीधे सीधे लिखा होगा, जो आपको यश प्रकार का प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं यश प्रकार, या सांप के आकार का बना होता है उसी को हम कहते हैं सर्पिला आकार। एक तरफ से ऐसा कौन सा वक्र है जिसमें उन्नतोदर और नतोदर का दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मिश्रित साफ लिखा हुआ है तो मिश्रित प्रकार का वक्र कहलाता है। ये 4 वक्र आपको क्लियर हो गए हो तो जरूर कमेंट करिएगा आप सब। चलिए, इस पर एक प्रश्न तो आपको मैंने यह बता दिया कि अधिगम का वक्र की डिफिनीशन दी हो गई, आपसे पूछे जाएंगे। एक सरल सा प्रश्न आता है कि अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होते हैं, और उनमें से हो सकता है 3 नाम आपके वही हो, एक अलग सा हो, वो पूछे जा सकते हैं इनमें से कौन नहीं है। या तो आपको ये डिफिनीशन दी रही होगी और आपसे पूछे जाएंगे ये किससे संबंधी हो, या तो आपका ग्राफ बना होगा उससे पूछे जाएंगे ये किससे संबंधित है, या उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित वक्र, सरल रेखी वक्र। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास है अधिगम का पठार, या तो आप कह सकते हो पठार। अर्थ कहते किसे हैं, अधिगम का वक्र का, अधिगम पठार का, अधिगम पठार कहते किसे हैं ये आपको क्लियर करना है। अधिगम पठार का अर्थ है, ये कहलाता है जब सीखने की प्रथम अवस्था, या आप ऐसा समझ सकते हैं सीखने की उन्नति जहां या जिस अक्ष पर रुक जाए उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। क्लियर हुआ। जहां पर सीखने की स्थिति आपकी रुक जाती है उस अक्ष को हम पठार कहते हैं। सीखने के इस प्रकार के वक्र में, जो वक्र आपको तैयार होता है उस इस प्रकार के वक्र में, इस प्रकार के सीखने के इस प्रकार के वक्र में जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाए,
क्या होगा, सीखने के प्रकार के, सीखने के इस प्रकार के वक्र में जहां सीखने की उन्नति रुक जाए, उस अक्ष को पठार कहते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हो, जहां पर सीखने की उन्नति रुक जाती है उस अक्ष को हम पठार कहते हैं। या तो आप ऐसा समझ सकते हो, एक अक्ष से क्या हुआ, एक अक्ष के बाद वह क्या होती है, उन्नति आपकी समानांतर चलने लगती है। क्या होती है, समानांतर चलने लगती है, कोई उन्नति नजर नहीं आती है, तो उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां पर सीखने की उन्नति रुक जाए उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। कितना भी आप अभ्यास कर लीजिए, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, वो अधिगम की मात्रा आपके पास कम हो जाती है। अधिगम की मात्रा, ठीक। आपको एक तरह के, दो तरह का डायग्राम मिलता है। एक तो डायग्राम आपके पास उन्नतोदर में आपको आता है, इस अक्ष को जो यहां से यहां तक कोई शैक्षिक उन्नति नजर नहीं आती, उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में यही समझ सकते हैं, जहां पर सीखने की उन्नति रुक जाए उस अक्ष को हम पठार कहते हैं। स्किनर ने इस पर एक डिफिनीशन दी हुई थी, पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने की उन्नति के बीच प्रत्यक्ष बोध होता है या प्रत्यक्ष बीच उन्नति नहीं हो पाती है, उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। स्किनर ने डिफिनीशन दी हुई थी कि क्या नाम है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें आपकी उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, आपका बोध नहीं हो रहा, प्रत्यक्ष बोध नहीं हो रहा, उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि पठार क्षैतिज प्रसार है, जहां पर क्या हुआ, उन्नति नजर नहीं आती है या उन्नति हमें दिखाई नहीं देती है, उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। इस पर एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि पठार बनने के कारण क्या है, पठार बनने के कारण, किन कारणों से आपका पठार बनता है वो बताइए। इससे पहले मेरा प्रश्न था, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैंने आपको 10 या 11 बताई होती, कौन से, ठीक, बिल्कुल सही। एक विषय वस्तु है, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता है, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता है, अधिगम की इच्छा है, थकान है, सीखने की विधि है, प्रेरणा है और वातावरण। इन कारणों से आपको अधिगम प्रभावित होता है। तो जब अधिगम प्रभावित होगा तो पठार तो बनेगा ही। तो वही कारण है कि किन कारणों से, आपके 4 ऑप्शन में आपको यही पूछे जाते हैं, अधिगम पठार बनने के क्या कारण हैं या इनमें से कारण कौन नहीं। एक प्रश्न आया था कि कौन से सीखने में उन्नति अधिक करता है, स्कूल का बस्ता, प्रिंसिपल, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो उसमें आपका क्या है, नहीं बनता है। ये प्रश्न आया था कि स्कूल का बस्ता कोई मदद नहीं करता, तो उस प्रश्न को पलटा भी जा सकता है। आपको पठार बनने के कारण आपके पास पहले है कि ध्यान की कमी, पहला ही बालक में है कि ध्यान की कमी, या कह सकते हो उस बालक का उस पाठ्यक्रम में कोई रुचि नहीं है, तो इसमें पठार बनेगा, ध्यान की कमी। अगर बालक किसी भी पाठ्यक्रम में अगर ध्यान देता है, उस पर ज्यादा लगाव उत्पन्न करता है, तो उसमें पठार नहीं बनेगा। दूसरा आपके पास है रुचि, अगर कोई बालक किसी भी विषय में अधिक रुचि नहीं लेता है तब उसे पठार बनने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3 पोजीशन है उत्साह, अगर बालक किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने में उत्साह नहीं दिखाई देता तब आपको पठार बनता है। इसके बाद आता है कि प्रोत्साहन की कमी, उस बालक को अगर प्रोत्साहन या मोटिवेशन नहीं मिलता है तब उसमें
पठार बनते हैं। अब आपके पास है शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक। तो यहाँ पे दोनों को सम्मिलित मनोशारीरिक सीमा कर सकते हैं। मनोशारीरिक क्या है? मनोशारीरिक सीमा। अब इसमें क्या है? दोनों आपको सम्मिलित है, एक तो शारीरिक है, दूसरा आपका कौन सा है? मानसिक है। क्लियर? मनोशारीरिक सीमा के बाद आपको ऐसा कोई टॉपिक नजर आता है जिसमें आपको लगता है कि पठार बनते हो? अधिगम की विधि क्या है? अधिगम की विधि बालक की कुछ ऐसी विधियां होती हैं, पढ़ाने की कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिनको बालक बड़ी शीघ्रता और आसानी से ग्रहण कर लेता है। कुछ विधियां ऐसी है नहीं कर पाता। जैसे छोटे बच्चों को अगर पाठ प्रदर्शन कर के द्वारा अगर अध्ययन कराया जाए तो बड़ी सरलता से आसानी से पाठ्यक्रम को ग्रहण करता है। अगर यही व्याख्यान विधि से पढ़ाएं तो नहीं कर पाता है। तो आपको क्या है? अधिगम की विधि आपको भी प्रभावित करती है। नंबर अगला है पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु है। पाठ्य सामग्री भी आपको अधिगम में पठार बनने में कारण बनता है। अगला नंबर है वातावरण। ये तो आपके पास सर्वोपरि कारण है। ठीक। अब इसके अलावा भी आपके पास कोई और ऑप्शन है? संवेगात्मक तनाव भी है। अगर बालक ज्यादा से ज्यादा अगर संवेगात्मक प्रवृत्ति का है तो संवेगों के कारण उसमें उतनी रुचि नहीं होगी जितना अन्य बच्चों में। संवेगात्मक तनाव। अब अगला कोई टॉपिक है आपके पास? थकान भी है आपके पास। अगर आप थक जाते हो, आपकी शारीरिक क्रिया बहुत अधिक हो जाती है, तब भी आपको पठार बनने में सहायता है। इतना टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। अधिगम का अर्थ, अधिगम वक्र का प्रकार, उनके विश्लेषण कर दिया। अधिगम का पठार बनने के कारण, अधिगम पठार का वर्त, किन परिस्थितियों में पठार बनता है, वो परिस्थितियां आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला, ध्यान की कमी, रुचि, उत्साह, प्रोत्साहन की मनोशारीरिक सीमा जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों सम्मिलित होती है। अधिगम की विधि और पाठ्य सामग्री, वातावरण, संवेगात्मक, थकान। इसके अलावा भी बालक की आयु हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सारे कारण से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये सर्वोपरि कारक है। हो सकता है प्रश्न में आपके ऑप्शन में दूसरा कुछ हो, तो उनमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सर्वोपरि है। तो पठार बनने के कारण में सबसे सर्वोपरि ऑप्शन कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इसके दोबारा क्लियर करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप। मैंने आपको यही बताया, अधिगम वक्र तथा पठार सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को जब किसी भी ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो अधिगम वक्र बन जाता है। तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो कभी कभार एक डिफिनेशन दी जाती है, इनसे पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा है। ये आपने अक्सर देखा होगा। फिर आपके पास मैंने यही कहा, एक प्रश्न पर सिंपल सा पूछा जाता है, अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के आपके पास कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये मैंने कहा, एक सिंपल सा आपके 3 दिए रहते हैं, एक आपको नहीं दिया रहेगा, आपसे इसमें पूछेंगे चौथा कौन सा है। ठीक। तो अधिगम वक्र आपके 4 प्रकार मैंने बता दिया। एक तो सरल रेखीय वक्र है, दूसरा उन्नतोदर है, तीसरा नतोदर है, चौथा मिश्र प्रकार का वक्र है। ये 4 प्रकार के वक्र आपको बताए गए। नंबर 3, मैंने कहा कि सरल रेखीय वक्र को किन नामों से जानते हैं? तो समान निष्पादन वक्र, रेखीय त्वरण और समानुपलब्धि के नाम से जानते हैं। जब अधिगम की मात्रा और समय दोनों साथ साथ चलते हो तब उसे हम कहते हैं, तब इस प्रकार का वक्र बनता है। तो आपको सीधे डायग्राम दिया होगा और आपसे पूछे जा सकते हैं ये कौन सा वक्र कहलाता है, तब आप फाइंड आउट करेंगे ये हमारा वक्र कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको दूसरा वक्र बताया, नतोदर को सीधे सीधे इससे रटने से बजाय आप घटता निष्पादन वक्र को याद रखिए। इससे आप क्लियर होगा कि हमेशा वक्र नीचे की ओर जा रहा है। इस वक्र को जहां पठार बन रहा है इसी को हम पठार भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं उन्नतोदर वक्र। क्लियर? नंबर 3 आपके पास हो गया। 4th
थर्ड आपका उन्नतोदर वक्र है, इसे हम बढ़ता निष्पादन वक्र के नाम से रट सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा प्रयास करते हो और अधिगम की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। थोड़ी सी मात्रा अगर आप प्रयास कर जाते हो, आपकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम नतोदर वक्र कहते हैं, या बढ़ता निष्पादन वक्र कहते हैं, या सकारात्मक वक्र कहते हैं, या तो हम वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। इसमें आपका डायग्राम ये बना होगा, ठीक। अब मिश्रित प्रकार को वक्र का एक बार प्रश्न यही पूछा गया था कि सर्पिलाकार के वक्र का कौन सा, तो सर्पिलाकार वक्र आपका यही है जो यश की मात्रा में प्राप्त होता है। प्रारंभ और अधिगम अंत में अधिगम की मात्रा कम होती है, बीच की प्रयासों में अधिगम की मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यश प्रकार का वक्र कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको अधिगम पठार बताया, तो जहां एक अक्ष से दूसरे अक्ष तक कोई भी उन्नति नजर नहीं आती है, उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। यहाँ प्रश्न बहुत कम बनता है, एक प्रश्न यहाँ यह बनता है कि अधिगम पठार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यहाँ प्रश्न बनता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इनमें से कौन कारक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, उनमें ऑप्शन में कुछ और हो, तो 4 ऑप्शन में जो सबसे निम्न स्तरीय होगा वही हट जाएगा, बाकी आपको वही होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई भी समस्या अधिगम से संबंधित है तो आप उसे हमें अवगत कराएं, और आप कमेंट कर लिख सकते हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं दोबारा आपको उस चीज़ का अध्ययन करा सकते हो। शुभ रात्रि। और आपको सुपर टेट या ऐसी प्रवक्ता में अगर क्लासेस में एडमिशन लेना है तो एसपी शुक्ला एजुकेट क्लासेस में आप आके ज्वाइन कर ले, नहीं आपका नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।